बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम एंड रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, और नेक्स्ट देखेंगे कि अगर जो बोन्स हैं वो ब्रेक हो गई हैं, ये कहीं से टूट गई है, कहीं से फ्रैक्चर हो गई है, तो उसको रिपेयर कैसे करते हैं। तो रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स एंड स्केलेटल सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्केलेटल सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? द स्केलेटल सिस्टम वर्क्स एज अ support structure of your body. It gives the body its shapes, allows movement, makes blood cells, provide protection for organs, and store minerals. The skeletal system is also called the musculoskeletal system. स्केलेटल सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, स्केलेटन क्या करता है। स्केलेटन का काम होता है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, मूवमेंट प्रोवाइड करना, और मतलब मूवमेंट में हेल्प करवाना, और सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये किसका काम होता है? स्केलेटन का काम होता है। और स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो एज अ होल वर्क करता है और बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये बॉडी को शेप देता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, और इसके ब्लड सेल्स को बनाता है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स के लिए, और मिनरल्स को स्टोर करता है। स्केलेटल सिस्टम को हम दूसरा नेम जो देते हैं वो है मस्क्यूलो स्केलेटल। तो इसको हम मस्कुलर स्केलेटल भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि मस्कुलर निकला है मसल से, मतलब मसल स्केलेटल भी कहते हैं। मसल्स और स्केलेटन दोनों मिलके क्या बनाते हैं? इसका स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं, जो कि सपोर्ट एंड मूवमेंट प्रोवाइड करता है ह्यूमन बॉडी को या फिर एनिमल्स को। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन क्या होता है स्केलेटल सिस्टम का। द स्केलेटल सिस्टम हैज मैनी फंक्शंस बिसाइड्स गिविंग अस आवर ह्यूमन शेप एंड फीचर्स। इसमें क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम जो है, इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन अगर इसको देखें हम ह्यूमंस के अंदर, तो इसमें क्या करता है? शेप या फीचर्स जो है, इसको कौन बनाता है? ये स्केलेटल सिस्टम बनाता है। अच्छा, इसके कुछ फंक्शंस हैं जो कोई हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउस मूवमेंट। ये मूवमेंट अलाउ करता है, मूवमेंट करवाता है। कौन? स्केलेटल सिस्टम। योर skeleton supports provide body weight to help you stand and move. Joints, connective tissues, and muscles work together to make your body parts mobile. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है, जो ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम है, वो बॉडी वेट में हेल्प करता है, मतलब बॉडी के वेट को कंट्रोल करता है, उसको मतलब उसको एक बैलेंस में रखता है, और उसको खड़ा रखता है। यानी कि खड़ा कैसे रखता है? जैसे एक स्केलेटन है किसी भी चीज का, तो उसको शेप प्रोवाइड कर रहा है ना, वो उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। अगर उसमें स्केलेटन नहीं होगा, तो ना ही उसकी कोई शेप होगी, और ना ही उसका कोई स्केलेटल सिस्टम होगा। मतलब कि ना ही उसकी कोई शेप होगी, ना ही उसका कोई स्ट्रक्चर होगा। तो बेसिकली जो ये है स्केलेटन सिस्टम है, ये मूवमेंट को अलाउ करता है। मतलब जितनी भी मूवमेंट होती है वो स्केलेटन के थ्रू होती है। और जॉइंट्स, कनेक्टिव टिश्यूज और मसल्स जो हैं, ये मिलकर वर्क करते हैं और बॉडी को मोबाइल बनाते हैं, मतलब कि इसको मूव करने के काबिल बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स। ये ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि बोन्स कंटेन बोन मैरो, रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि बोन्स जो है, इसके पास एक बोन मैरो होता है। ये बोन मैरो क्या करता है? इसमें रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, जो कि बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं। तो बेसिकली ये किसका काम होता है? ये भी स्केलेटन का काम होता है। तो जितने भी फंक्शंस हम पढ़ेंगे, तो हम ये देखेंगे कि बेसिकली जो स्केलेटल सिस्टम है, इसके बगैर कोई भी काम पॉसिबल नहीं है, एक एनिमल की बॉडी का या फिर ह्यूमन की बॉडी का। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट ऑर्गन्स। योर स्कल शील्ड्स योर ब्रेन, योर रिब्स प्रोटेक्ट योर हार्ट एंड लंग्स, एंड योर बैकबोन प्रोटेक्ट्स योर स्पाइन। बेसिकली जो स्कल होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उसको शील्ड दे रहा होता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। जो रिब्स होते हैं वो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। बाकी जो बैकबोन होती है वो स्पाइन को, यानी कि स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट कर रही होती है। नेक्स्ट, स्टोर मिनरल्स। बोन्स होल्ड योर बॉडी सप्लाई ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड विटामिन डी।
बोन्स क्या करती हैं? बोन्स सप्लाई करती हैं मिनरल्स को, मतलब मिनरल्स सप्लाई करती हैं। मतलब बॉडी को मिनरल सप्लाई कौन करता है? स्केलेटन प्रोवाइड, स्केलेटन में जो बोन्स होती हैं वो प्रोवाइड करती है, जैसे कि कैल्शियम और विटामिन डी। ये जो मिनरल्स हैं ये कौन प्रोवाइड करता है? ये बोन्स प्रोवाइड करती है। बोन्स कहाँ पे होती है? स्केलेटन सिस्टम में होती है। तो ये थे इसके कुछ फंक्शंस। नेक्स्ट डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, नेक्स्ट है स्टोर्स एंड रिलीज फैट, इससे नेक्स्ट है प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स, एंड ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स भी आते हैं और वाइट ब्लड सेल्स भी आते हैं। नेक्स्ट स्टोर्स एंड रिलीज मिनरल्स, नेक्स्ट है फैसिलिटेट मूवमेंट एंड सपोर्ट द बॉडी। ये सारे फंक्शन किसके? ये सारे के सारे फंक्शन है स्केलेटन के। और हमारा स्केलेटल सिस्टम एज अ होल ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास एनाटॉमी क्या होती है स्केलेटल सिस्टम की? स्केलेटल सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प यू मूव। The main part of your skeletal system consists of your bones, hard structures that create your body's framework, the skeleton. There are 206 bones in an adult human skeleton. Each bone has three main layers. बेसिकली जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये नेटवर्क होता है, बहुत सारे पार्ट्स मिलकर इसका एक नेटवर्क बनाते हैं जो कि हमें मूवमेंट में हेल्प करता है। मेन पार्ट जो है स्केलेटल सिस्टम का वो बोन्स होती हैं, जो कि हार्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये बोन्स क्या करती हैं? मिलके बॉडी का फ्रेमवर्क करती हैं, जिसको हम कहते हैं ये स्केलेटन है। स्केलेटन है तो स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है तो मूवमेंट है, और स्केलेटन है तो स्पोर्ट है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। और 206 बोन्स होती हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, और हर बोन के पास तीन मेन लेयर्स होती हैं। पेरिस्टोम, पेरिस्टोम क्या होती है? ये इसकी फर्स्ट लेयर है। पेरिस्टोम इज अ टफ मेम्ब्रेन दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द आउटसाइड ऑफ द बोन। पेरिस्टोम भी कहते हैं इसको, पेरिस्टियम भी कहते हैं, सॉरी पेरियोस्टियम भी कहते हैं इसको। पेरियोस्टियम क्या करती है? ये एक टफ मेम्ब्रेन है जो कि कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है आउटसाइड द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का जो आउटर सरफेस है, आउटर जो उसकी शील्ड है, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? पेरियोस्टियम करती है। नेक्स्ट हमारे पास कंपैक्ट बोन। कंपैक्ट बोन क्या करती है? पेरियोस्टियम के नीचे कंपैक्ट बोन होती है, जो कि क्या होती है? वाइट होती है, हार्ड होती है और स्मूथ होती है। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास स्पॉन्जी बोन। अब स्पॉन्जी बोन जो होती है वो थर्ड लेयर है। ये क्या होती है? ये इनर लेयर होती है, ये कोर लेयर है। ये क्या होती है? ये सॉफ्टर होती है कॉम्पैक्ट बोन से। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल पेरियोस्टियम, फिर आती है हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन, फिर आती है स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन जो है वो एंड में होती है, इसलिए ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है दूसरी बोन्स के कंपैरिजन में। इसमें होल्स भी होते हैं जिसको पोर्स कहते हैं, और वो क्या करते हैं? वो मैरो को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉटिलेज क्या होता है? कॉटिलेज जो है बेसिकली ये स्मूथ और फ्लेक्सिबल सब्सटेंस होता है जो कि कवर करता है जो बोन्स की टिप्स होती हैं, जहाँ पे बोन्स जाके मिलती हैं, वहां को वो जो स्मूथ और फ्लेक्सिबल सब्सटेंस होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉटिलेज। ये क्या करता है? ये बोन्स को मूव करवाने में हेल्प करता है कि बिना फ्रिक्शन के बोन्स मूव कर सके, जैसे एक दूसरे के ऊपर रब करके। जैसे हमारे ये नी जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे ये जो हमारे हैं एल्बो जॉइंट्स होते हैं, नी एंड एल्बो जॉइंट्स जो होते हैं, जैसे हमारे बाजू का हिलाना, हमारा चलना फिरना, ये सारा किस में आता है? ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करवाते हैं कॉर्टिलेज, और फिर मूवमेंट करवाते हैं। और कॉर्टिलेज जो है इसमें क्या होता है? अगर इसमें अर्थराइटिस हो जाए तो ये पेनफुल हो सकता है और ये मूवमेंट में प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो कॉर्टिलेज के अंदर अगर ये अर्थराइटिस हो गया है तो ये क्या कर सकता है? मूवमेंट में प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। Next हमारे पास joints. A joint is where two or more bones in the body come together. There are three types. There are three different types of joints. The types of joints are immovable joints, partially movable, and movable joints. That is fully movable या फिर completely movable joints. और जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन्स मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। और इसका डिटेल लेक्चर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। इसमें क्या होता है? बेसिकली तीन तरह के जॉइंट्स होते हैं, जो कि एक ऐसे होते हैं जो कि मूव नहीं कर सकते जॉइंट्स, और दूसरे होते हैं कि जो कि स्लाइटली या फिर पार्शली मूव कर सकते हैं।
और थर्ड वन होते हैं जो कि फुली या फिर कंप्लीटली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं? बैंड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स होल्ड बोन्स टुगेदर। ऐसे बैंड्स जो कि स्ट्रॉन्गली कनेक्टिव टिश्यूज से बने हों या फिर क्या करते हैं वो बोन्स कनेक्टिव टिश्यूज के साथ जुड़े हों या फिर जो कि कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि जोड़ते हैं बोन्स को एक साथ, उनको कहते हैं लिगामेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास टेंडेंस। टेंडेंस आर बैंड्स ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट द एंड्स ऑफ मसल टू योर बोन। अच्छा, बोन्स को कनेक्ट करने वाले लिगामेंट्स से, और टेंडेंस जो हैं वो ऐसे बैंड्स हैं जो कि कनेक्ट करते हैं मसल को बॉडी के साथ, सॉरी बोन के साथ। जो ह्यूमन मसल को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं वो होते हैं टेंडेंस। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन एंड डिसऑर्डर्स। हमने हमने ये स्केलेटन सिस्टम तो पढ़ लिया, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ डिसऑर्डर्स हैं। अगर वो डिसऑर्डर्स आ जाएं या कंडीशंस हो जाएं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशंस देख लेते हैं। मैनी कंडीशंस कैन अफेक्ट द बोन्स जॉइंट्स एंड टिश्यूज दैट मेक अप द स्केलेटल सिस्टम। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि इफेक्ट करती हैं बोन्स को, जॉइंट्स को या फिर टिश्यूज को। यानी कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम बना रही हैं, हमारी जितनी भी बोन्स है, जॉइंट्स है, टिश्यूज हैं, इसको कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि इफेक्ट कर जाती हैं। कुछ जो होती हैं वो डिजीज या इंजरी के रिजल्ट में पैदा होती हैं। कुछ जो होती हैं वो टाइम टू टाइम वैसे ही आ जाती हैं। जैसे कि ये इंसान बूढ़ा होता है तो उसको कितनी सारी बीमारियां लग जाती हैं, तो वो किसकी वजह से होती हैं? वो बेसिकली इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि इफेक्ट कर जाती हैं। ये कंडीशन जो है ये कौन कौन सी है? अर्थराइटिस है, फ्रैक्चर है, और इसके अलावा ओस्टियोसार्कोमा एंड ओस्टियोपोरोसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं अर्थराइटिस क्या है। अर्थराइटिस क्या है? एज, इंजरी एंड मेडिकल कंडीशन सच एज लाइम डिजीज कैन लीड टू अर्थराइटिस, अ पेनफुल वेयरिंग डाउन ऑफ जॉइंट्स। इसमें क्या होता है? इसमें जॉइंट्स का जो है पेन होता है, मतलब जैसे कहते हैं ना जोड़ों का दर्द, वो क्या होता है? अर्थराइटिस होता है। इसमें इंजरी होती है और मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं, और ये एज के हिसाब से भी हो सकता है। मतलब एज्ड लोगों को ये अर्थराइटिस के जो इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा इफेक्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है? ऐसी डिजीज या फिर ट्यूमर या फिर ट्रोमा जो कि किसी स्ट्रेस की वजह से हो। अगर बोन पे कोई स्ट्रेस हुआ है तो उसकी वजह से अगर बोन कहीं से टूट गई है तो क्या होता है? ये फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट है ऑस्टियो सार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा क्या होता है? ऐसा ये कैंसर की फॉर्म है जो कि क्या करती है? बोन्स में डिजीज को कॉज करती है। वो कौन सी डिजीज हो सकती है? वो ट्यूमर हो सकता है जो कि वीक कर देता है बोन्स को, या फिर बोन्स को ब्रेक भी कर देता है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, और ये भी मोस्टली ऐसे लोगों में होती है जिसको मतलब जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, या फिर वो एज्ड होते हैं, या फिर उनको मतलब उनकी डाइट में इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट है ओस्टियोप्रोसिस। ओस्टियोप्रोसिस क्या होता है? बोन लॉस caused by not getting enough calcium can lead to fragile and brittle bones known as osteoporosis। बोन लॉस होता है किसकी वजह से? अगर इनफ कैल्शियम नहीं लिए जाते जो कि बॉडी को रिक्वायर हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट में, और वो कैल्शियम नहीं लिए जा रहे, तो क्या होगा? उससे जो है बोन्स वीक हो सकती हैं और ब्रिटल बोन्स हो सकती हैं। मतलब कि इसमें बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। जैसे बोन्स वीक हों तो उनमें क्या होता है? वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, और फिर जैसे स्पेशली ये फीमेल्स के अंदर होता है कि उनको बोन्स की डिजीजेस हो जाती हैं। जैसे जो होता है पेन होता है या फिर फुट में या फिर हैंड्स में या फिर कमर में। तो ये सारी किसकी वजह से होती है? कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। लास्ट वन है स्प्रेन्स एंड टीयर्स। ये भी एज के हिसाब से भी हो सकती है, और ये डिजीज जो है ये ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है, और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं या फिर टीयर हो जाते हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ कंडीशंस एंड डिसऑर्डर्स। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है बोन का, जो हमने पीछे टाइप्स पढ़ी हैं, जैसे कॉटिलेज है और स्पॉन्जी बोन है और कम्पैक्ट बोन है। ये कहाँ कहाँ पे होती हैं, ये इस डायग्राम के थ्रू आप लोग देख सकते हैं। तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास के रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। अगर बोन्स टूट गई हैं तो उनको रिपेयर कैसे कर सकते हैं, उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, उनको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है? डिस्पाइट रिमार्केबल स्ट्रेंथ द बोन्स में ब्रेक ड्यूरिंग यूथ। मोस्ट फ्रैक्चर्स रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमा दैट में ट्विस्ट और ब्रेक द बोन्स।
such as sports injuries, automobiles accidents, falls, etc. अब इंट्रोडक्शन में क्या है कि किसी भी वजह से अगर कोई बोन ब्रेक हो गई है, जैसे कि मोस्टली फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, या फिर किसकी वजह से, या फिर ये जो फ्रैक्चर्स हैं ये ट्रॉमा की वजह से होते हैं, और इसके अलावा अगर बोन्स में कोई बोन्स टूट जाती हैं या फिर उनमें फ्रैक्चर, यही होता है बेसिकली कि जो बोन हो वो कहीं से थोड़ी सी ब्रेक हो गई हो, ठीक है। तो जैसे स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, ऑटोमोबाइल्स एक्सीडेंट्स होते हैं, या फिर फॉल्स होते हैं, इन सब की वजह से क्या होता है, ये इससे फ्रैक्चर प्रोड्यूस होता है, या फिर फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर बोन्स टूट जाती हैं। तो इसके नतीजे में क्या होता है, बोन्स जो है वो थिन हो जाती है, यानी कि स्पेशली अगर ओल्ड एज में देखें तो बोन थिन हो जाती है और वीक हो जाती है, और फ्रैक्चर्स जो है वो फ्रिक्वेंटली होने लग जाते हैं। एक तो ये कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है, या फिर जो स्पोर्ट्स में, अगर स्पोर्ट्स में ऐसे कोई जैसे स्पोर्ट्स में खेल रहे हो और फिर गिर गए, कोई फ्रैक्चर आ गया, कोई इंजरी हो गई, तो उसकी वजह से भी ये बोन्स ब्रेक हो सकती हैं, और स्पेशली ये ओल्ड एज में होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है, अ फ्रैक्चर इज ट्रीटेड बाय रिडक्शन व्हिच फॉलोज द रिलाइनमेंट ऑफ द ब्रोकन बोन एंड्स। और जो फ्रैक्चर हुआ है, मतलब अगर फ्रैक्चर हो गया है तो उसकी रिडक्शन कैसे होगी। अच्छा, फ्रैक्चर जो है वो ट्रीट होता है बाय रिडक्शन, जो कि कुछ जो ब्रोकन बोन्स बोन एंड्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए। और बेसिकली रिडक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है क्लोज्ड एंड दूसरी होती है ओपन रिडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं क्लोज रिडक्शन क्या है। इन क्लोज रिडक्शन द बोन एंड्स आर coaxed back to their normal position by physician's hand। मतलब फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, ये बोन्स को थेरेपी के थ्रू प्रॉपर जगह पे ले आते हैं, ये होती है क्लोज्ड रिडक्शन अगर फ्रैक्चर हुआ है तो। नेक्स्ट है ओपन रिडक्शन। ओपन रिडक्शन में क्या होता है, इसमें सर्जरी होती है और बोन के एंड्स जो हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, मतलब पिंस और वायर्स के थ्रू उनको सिक्योर किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है, ये है ओपन रिडक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास फोर फेसेस ऑफ रिपेयर प्रोसेस ऑफ अ फ्रैक्चर। अच्छा, ये तो थे कि दो तरह के मतलब रिडक्शंस हो सकती हैं। अगर रिडक्शन का प्रोसेस यूज करें तो दो तरह का होता है, ओपन एंड क्लोज। तो इसमें दो तरह के मेथड से, ओपन में था कि हम इसको सर्जरी के थ्रू इसको ठीक कर सकते हैं, और क्लोज में था कि इसको फिजियोथेरेपी देकर फिजियोथेरेपी के थ्रू उसको ठीक कर सकते हैं। इसकी अब आगे जो फोर फेजेस हैं उसके थ्रू एक फ्रैक्चर को कैसे रिपेयर किया जा सकता है। इसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल है हेमाटोमा फॉर्मेशन, नेक्स्ट है सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, नेक्स्ट है बोनी कैलस फॉर्मेशन, और लास्ट वन है रिमोडलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हिमाटोमा फॉर्मेशन। हिमाटोमा फॉर्मेशन क्या होती है, जब एक बोन ब्रेक होती है तो ब्लड वेसल्स जो है बोन किसमें, बोन के अंदर, मतलब बोन की जो ब्लड वेसल्स है, या फिर उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो उसमें क्या होता है, इसकी जो सराउंडिंग्स हैं वो क्या होती हैं, हेमरेज हो जाती है, हेमरेज हो जाता है, सॉरी, उसमें हेमरेज हो जाता है। तो उस हेमरेज को कवर करने के लिए हेमाटोमा फॉर्मेशन की जाती है। इसके रिजल्ट में क्या होता है, एक मैस होता है जो कि क्लोटेड ब्लड का होता है, वो फ्रैक्चर साइट पे लगाया जाता है, और उसके बहुत ही जल्द बाद, मतलब कुछ ही टाइम के बाद, मतलब ज्यादा उसमें ब्रेक नहीं दिया जाता, मतलब कुछ टाइम देखा जाता है, और फिर क्या किया जाता है, बोन सेल जो है उसको फिर से क्या किया जाता है, उसको डिप्राइव किया जाता है, और जो फ्रैक्चर साइट होती है, मतलब फ्रैक्चर वाली जो साइट होती है जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ होता है, वो पार्ट जो है वो स्वेलन हो जाता है और फिर पेनफुल होता है। तो ये हिमेटो फॉर्मेशन हो जाती है अगर फ्रैक्चर हो और उसको जल्दी से क्योर ना किया जाए तो। Next is soft callus formation. Next, soft callus formation begins to form in 3 to 4 weeks. Capillaries grow into the hematoma and clear up the debris. Next, fibroblast and osteoblast migrate into the fracture site and begin to construct bone. नेक्स्ट हमारे पास के सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन करके कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, ये कौन सी फेज है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 to 4 वीक्स लगते हैं इसको नॉर्मल होने में। जो कैपिलरीज हैं हिमाटोमा में वो ग्रो करती हैं और डेब्रिस को क्लियर करती हैं। डेब्रिस क्या होता है, जो भी वेस्ट होता है उसका, जो भी ऐसी चीज जो कि उसको हार्म कर रही हो,
तो वो डेब्रिस को रिमूव करते हैं वहाँ से, फिर फिब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो फ्रैक्चर वाली जगह पे चले जाते हैं और वहाँ पे बोन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो बोन का फ्रैक्चर हुआ हुआ था वहाँ पे जाके ये एक बोन की कंस्ट्रक्शन करते हैं और नई बोन को बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बोनी कैलस फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट जो है ये कंटिन्यू माइग्रेट करते रहते हैं फ्रैक्चर वाली साइड पे, मतलब इनवर्ड की तरफ, और मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली एंड ग्रेजुअली। मतलब जल्दी जल्दी से ये क्या करते रहते हैं, ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं ताकि ये कन्वर्ट कर सके सॉफ्ट कैलस को बोनी कैलस के अंदर। फिर जो बोन की फॉर्मेशन होती है 3 to 4 वीक्स में होती है आफ्टर इंजरी। अगर इंजरी हुई है तो उसके आफ्टर 3 to 4 वीक्स क्या होता है, ये बोन फॉर्मेशन फिर से स्टार्ट हो जाती है और ये कंटिन्यू रहती है जब तक कि एक पूरी बोन बन ना जाए। और ये कितने टाइम में होता है, ये 2 to 3 मंथ्स में होता है। अच्छा, बेसिकली क्या कह रहे हैं, बोन फॉर्मेशन स्टार्ट कब होती है, 3 to 4 वीक्स में। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है जैसे कि बोनी कैलस फॉर्मेशन का, ये कितने टाइम में होता है, 2 से 3 मंथ्स के अंदर होता है। मतलब इससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है लेकिन एस्टिमेट जो है 2 to 3 मंथ्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन, दैट इज रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग में क्या होता है, after several months bony callus is remodeled by removing the excess material on the outside of the bone। बेसिकली जो हमारे पास ये सारे प्रोसेसेस हो चुके हैं उसके बाद क्या होता है, कुछ मंथ्स के बाद जो बोनी कैलस है उसको रिमोल्ड किया जाता है दोबारा से। उसको रिमूव फिर क्या किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है, उसमें जो एक्सेस मटेरियल है उसको बोन के बाहर निकाल दिया जाता है। Final structure of remodeled area resembles that of the original unbroken bone because it responds to the same set of mechanical stimuli। जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है रीमॉडल्ड एरिया का वो रिजेंबल करता है ओरिजिनल अनब्रोकन बोन। तो इस रीमॉडलिंग से क्या होता है, बिल्कुल वैसी बोन बन जाती है जैसे कि वो टूटने से पहले होती है या फिर फ्रैक्चर होने से पहले होती है। इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, सेम सेट प्रोड्यूस होता है, किसका, मैकेनिकल स्टिमुलस मिलता है उसको, और फिर पूरी बोन वैसे ही बन जाती है जैसे कि पहले होती है। इन 4 फेजेस से गुजर के एक फ्रैक्चर को रिपेयर किया जा सकता है। तो बेसिकली ये 4 हमने फेजेस पढ़ी। अच्छा, हमारा क्या-क्या टॉपिक था? हमने पढ़ा कि स्केलेटल सिस्टम क्या है, और स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमने कुछ बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स और बोन्स की नेक्स्ट टाइप्स पढ़ी। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि हमारे पास रिपेयर कैसे करते हैं किसी भी फ्रैक्चर को, किसी भी बोन को। तो उसके लिए बेसिकली 2 हमने टाइप्स पढ़ी, मतलब एक टाइप पढ़ी जो कि थी रिडक्शन, और रिडक्शन की बेसिकली 2 टाइप्स थी, ओपन एंड क्लोज्ड रिडक्शन। उसके बाद 4 फेजेस पढ़ी हमने। 4 फेजेस में हमने देखा कि किन किन फेजेस से गुजर के एक बोन को, फ्रैक्चर जो बोन है उसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर कहीं पे कोई भी इशू हो लेक्चर के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।